गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए विजन 365 पर्यावरण सेक्शन आज फिर से दोबारा लेक्चर दूसरा लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु समता सुर्खियों में क्यों है उसको जानना ज़रूरी है कि आखिर सुर्खियों में क्यों है। जलवायु समता क्लाइमेट इक्विटी सुर्खियों में क्यों। भारत ने वॉन जलवायु कॉन्फ्रेंस के समापन अधिवेशन के दौरान कहा कि जलवायु वार्ताओं या समझौतों में समता की अनदेखी की जा रही है। इंडिया ने क्या कहा? भारत ने वॉन जलवायु कॉन्फ्रेंस के समापन अधिवेशन के दौरान कहा कि जलवायु वार्ताओं या समझौतों में समता की अनदेखी की जा रही है। वॉन जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस के बारे में चलिए कुछ जानते हैं। वर्ष 2021 के COP26 ग्लासगो जलवायु समझौते को अपनाया गया था। इसके बाद वॉन जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस में UNFCCC के सभी पक्षकारों ने पहली बार बैठक में भाग लिया। ग्लासगो में पेरिस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने में सहायक कुछ निर्णय लिए गए थे। सभी पक्षकारों ने निर्णयों पर सहमति प्रकट की। UNFCCC के COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में नवंबर 2022 में किया गया, जो कुछ मंथ पहले ही लिया गया है। इस दौरान ग्लोबल स्टॉकटेक की पहली तकनीकी वार्ता का आयोजन किया गया। इसे पेरिस समझौते के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु की गई सामूहिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। हालांकि वॉन जलवायु सम्मेलन ग्लासगो एजेंडा COP26 में शामिल नहीं किया जा सका और वार्ता समाप्त हो गई। इस दौरान अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य GGA के मसौदे पर चर्चा की गई। GGA के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इस दौरान आपको जानना होगा कि इस दौरान अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के मसौदे पर चर्चा की गई। GGA के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सुभेद्यता को कम करना और प्रत्याशा में वृद्धि करना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन के संबंध में लोगों के साथ साथ पृथ्वी की क्षमता में वृद्धि करना। साथ ही अनुकूलन कोष, एडेप्टेशन फंड और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के बेहतर संचालन पर भी वार्ता की गई। अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार के संबंध में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस दौरान निम्नलिखित विषयों पर भी वार्ताएं की गई, जैसे लैंगिक कार्य योजना पर केंद्रित मुद्दे। चलिए कुछ देख लेते हैं इसमें। डेटा बैंक क्या है? छठी आकलन रिपोर्ट में वर्किंग ग्रुप 3 के द्वारा योगदान किया गया है। इसके अनुसार ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1850 से 2019 तक संचयी निवल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा थी। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने 50% संभावना के साथ कि लोग
कुल कार्बन बजट का 4/5वां भाग ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने हैं। 67% संभावना के साथ के लिए कुल कार्बन बजट का 2/3 भाग। चलिए अगला देखते हैं। कोरोनिया ज्वाइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर क्या है? कोरोनिया ज्वाइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर और जलवायु सशक्तिकरण के लिए कार्रवाई। यह जलवायु संबंधी कार्रवाई में सार्वजनिक भागीदारी पर केंद्रित है। जलवायु समता क्या है? जलवायु समता यह जल संरक्षण प्रयासों के जलवायु समता या जलवायु संरक्षण प्रयासों से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निर्मित असमान बोझ को भी समाप्त करती है। या किसी भी वर्ग पर अनुचित बोझ या नकारात्मक प्रभाव डाले बिना संधारणीय तरीके से जलवायु संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करती है। समानता के सिद्धांत की व्याख्या साझा किंतु अलग अलग जिम्मेदारी और सापेक्षिक क्षमता के सिद्धांत पर समान की गई है। CBDRC के तहत जलवायु परिवर्तन का समाधान करने CBDRC के तहत जलवायु परिवर्तन का समाधान करने में अलग अलग देशों की अलग अलग क्षमताओं और अलग अलग जिम्मेदारी स्वीकार किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जलवायु से संबंधित कार्रवाई अर्थात जलवायु वित्त में योगदान करना, उत्सर्जन में कटौती करने संबंधी लक्ष्यों आदि के संदर्भ में विकसित देशों में अधिकतम जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखें तो बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस में कार्बन बजट की सीमा को पार करने के लिए मुख्य रूप से विकसित देश जिम्मेदार हैं। साथ ही अतीत में उत्सर्जन से विकसित देशों को व्यापक विकासात्मक और आर्थिक लाभ हुआ है। इस स्थिति से विकसित देशों को यह जिम्मेदारी को निभाने के लिए और अधिक सक्षम बना दिया। इस प्रकार ऐसे देश दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने तथा अनुकूलन संबंधी प्रयासों में अतिरिक्त सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु समता की अवधारणा व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू होती है। जलवायु परिवर्तन संभावना जलवायु परिवर्तन संबंधी उत्सर्जन के लिए न्यूनतम रूप से जिम्मेदार कमजोर और वंचित समुदायों को अधिक प्रभावित करता है। न्यूनतम रूप से जिम्मेदार कमजोर और वंचित समुदायों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न कर ही नहीं रहे हैं। जो भी कर रहा है डेवलप कंट्री कर रहे हैं, क्योंकि विकास करने में उन लोगों ने अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई। जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में जलवायु समता को शामिल करने का क्या महत्व है? भारत ने इस बात पर जोर दिया कि देशों को वैश्विक कार्बन बजट समता हेतु जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के सुझाव को स्वीकार करना चाहिए। भारत का कहना है कि निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु अनिवार्य सामाजिक और आर्थिक बदलाव, विकसित देशों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रौद्योगिकी और वित्त के हस्तांतरण के माध्यम से निम्न उत्सर्जन विकास की दिशा में संक्रमण को सक्षम बनाना, विकासशील देशों में संधारणीय विकास सुनिश्चित करना, विशेष रूप से हानि और क्षति के वित्तपोषण के संबंध में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाना, जलवायु समता के अन्य लाभ। यह जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों से लाभान्वित होने वालों के लिए जवाबदेही
और जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। या सुभेद आबादी पर जलवायु शमन के नकारात्मक परिणामों को प्रबंधित करती है। क्या पेरिस जलवायु समझौता जलवायु समता सुनिश्चित करता है? ग्लासगो में आयोजित COP26 कहाँ हुआ था? COP26 ग्लासगो में। और 27 मिस्र के शर्म अल शेख था ना। ग्लासगो में आयोजित COP27 के दौरान जलवायु समता सुनिश्चित करने के लिए कई समर्थ निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों में शामिल है हानि और क्षति के लिए वित्त पोषण पर ग्लासगो डायलॉग की स्थापना, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य, हानि और क्षति पर सेंटियागो नेटवर्क के कार्यों को संस्थागत बनाना आदि। हालांकि इन वार्ताओं में कई बाधाएं भी आई, जैसे ऐतिहासिक जिम्मेदारी की अनदेखी करना। सभी देशों में अनुरोध किया गया कि वे वर्ष 2022 के अंत तक अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCs के तहत लक्ष्यों पर फिर से विचार करें, उन्हें ठोस बनाएं। हालांकि इनमें से ना तो विकसित और विकासशील देशों में अंतर की बात हुई, ना ही किसी ठोस लक्ष्य की। दूसरा पॉइंट, जीवाश्म ईंधन के खिलाफ लक्ष्य कार्रवाई। जीवाश्म ईंधन के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, क्या उसमें लक्ष्य रखा गया? उसमें क्या कार्रवाई की गई? इसके तहत अनअपडेटेड कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को कहा गया है। ऐसा करने में विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर तब जब वे अपने नागरिकों की बड़ी संख्या को सुलभ और सस्ती ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोयले और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। साथ ही देशों के नागरिकों को आधुनिक ऊर्जा तक सीमित या नगण्य पहुंच उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट, हानि और क्षतिपूर्ति के लिए वित्त तंत्र की अनुपस्थिति। यह वार्ता तकनीकी सहायता और बीमा आधारित उपायों तक सीमित रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ UN के पीछे हट जाने के कारण विकसित देशों के दायित्वों और उनके द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने जैसे मुद्दों का समाधान नहीं हो सका। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सृजित कार्बन क्रेडिट को पेरिस समझौता तंत्र में शामिल करने की अनुमति देना। यह कदम ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की प्राप्ति को और अधिक बना देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित देशों से कार्बन कटौती संबंधी अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। आगे की राह बताना चाहेंगे। इसमें आगे देखिए, आगे की राह बताया गया है। आगे की राह में मौजूदा जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में ग्लासगो हानि क्षति सुविधा की स्थापना कमजोर या सुभेद देशों की मदद करती है। जलवायु संबंधी संकट के कारण ये देश अधिक ऋणग्रस्त न हो जाए, इसलिए सहायता अनुदान आधारित होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संकट को पैदा करने में ऐसे देशों का न्यूनतम योगदान रहा है। कार्बन बजट में विकासशील देशों को न्यायसंगत हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन बजट में न्यायसंगत हिस्सा विकासशील देशों के हितों के लिए आवश्यक है। इसलिए विकसित देशों को अपने उत्सर्जन में कटौती करने के लक्ष्यों में वृद्धि करनी चाहिए। कम उत्सर्जन करने वाली व्यवस्था की ओर बढ़ने में कमजोर देश की सहायता करने हेतु तकनीकी और वित्तीय हस्तांतरण के लिए एक तंत्र निर्मित किया जाना चाहिए। अनुकूलन कोष कम तक कमजोर समुदाय की पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्बन असमानता, कार्बन इनइक्वालिटी, ये सुर्खियों में क्यों है? चलो इसको जानते हैं। कार्बन असमानता,
एक अध्ययन में पाया गया कि धनी या समृद्ध लोगों का कार्बन फुटप्रिंट अनुपातिक दृष्टि से काफ़ी अधिक है। साथ ही वैश्विक उत्सर्जन स्तर में इनके योगदान का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। कार्बन असमानता क्या है? यह दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन के अत्यधिक असमान वितरण की परिघटना को प्रदर्शित करता है। असमानताओं के प्रकार: देशों के बीच कार्बन असमानता। विकसित देशों की एक छोटी संख्या वैश्विक स्तर पर उत्सर्जित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकतम हिस्से के लिए उत्तरदायी है। कौन है? तो ये विकसित राष्ट्र सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के उत्तरदायी है, क्योंकि विकसित राष्ट्र ही सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे उन लोग के यहाँ है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। देशों के भीतर कार्बन असमानता। देशों के भीतर अधिक आय वाली आबादी द्वारा किए जाने वाला कार्बन उत्सर्जन अन्य नागरिकों की तुलना में काफ़ी अधिक है। इन्फोग्राफिक देखें। डेटा बैंक। शीर्ष 10% उत्सर्जक कुल उत्सर्जन के करीब 50% के लिए जिम्मेदार है। तो 10% उत्सर्जक ही 50% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जबकि 50% उत्सर्जक कुल 12% का उत्सर्जन करते हैं। वैश्विक कार्बन असमानता 2019 ये प्रतिशत दिखाया है। सर्वाधिक 10, वही चीज़ यहाँ नीचे दिखा दिया। शीर्ष 3 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक चीन है, पहला सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। उसके बाद यूरोपीय संघ है, UN। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। कुल वैश्विक उत्सर्जन में 41.5% की भागीदारी है इन लोगों का। सिर्फ 3 राष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया इसको ध्यान दें, कितना है? 41.5%। चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये सारी उत्सर्जन किया जाता है। चलिए, जलवायु असमानता का समाधान करने का महत्व। केवल मानव जलवायु उपायों से सामाजिक और आर्थिक असमानता पैदा होगी। असमान समाजों को प्रभावी और लक्षित जलवायु नीतियाँ तैयार करना अनुचित है। सार्वजनिक निवेश आदि का लाभकारी उपयोग करना। कार्बन असमानता को दूर करने के उपाय। देशों के भीतर व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले उत्सर्जन की समुचित ट्रैकिंग की जानी चाहिए। प्रदूषण और जीवाश्म गतिविधियों में निवेश को लक्षित करने वाले नीतिगत उपकरण। निम्न कार्बन ऊर्जा उत्पादन अवसंरचनाओं, परिवहन और ऊर्जा दक्षता आदि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना। किसमें? कार्बन ऊर्जा उत्पादन अवसंरचनाओं, परिवहन और ऊर्जा दक्षता आदि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना। संबंधित तथ्य। जीवाश्म ईंधन के दहन का अधिकार। राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में एक समान पक्ष रखने वाले विकासशील देशों के समूह, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों ने एक मांग प्रस्तुत की है। इस समूह के अनुसार विकासशील देशों को उनकी समृद्धि के लिए कोयले और जीवाश्म ईंधन के दहन हेतु कार्बन स्पेस प्रदान करने के लिए विकसित देशों को वर्ष 2030 तक निवल शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन दहन के अधिकार के पक्ष में तर्क।
वैश्विक उत्सर्जन में विकासशील देशों जैसे भारत सहित का कम ऐतिहासिक और वर्तमान हिस्सा, विकास संबंधी अनिवार्यताओं जैसे गरीबी उन्मूलन, सभी के लिए सस्ती ऊर्जा तक पहुंच आदि को पूरा करने के लिए कार्बन स्पेस की आवश्यकता है। विकसित देशों के पास शुरुआती लक्ष्यों आदि को पूरा करने की तकनीकी और वित्तीय क्षमता है। वहीं इस अधिकार के खिलाफ तर्क भी दिया गया है। जो ये अधिकार मांगा गया है कि हम लोग को छूट मिले कार्बन उत्सर्जन में, तो इसके खिलाफ तर्क भी दिया गया है। वर्तमान में जलवायु प्रभावों को तत्काल से कम करने की आवश्यकता है। कोयला अब ऊर्जा सुरक्षा के लिए विश्वसनीय या लागत प्रभावी स्रोत नहीं रहा है। विकासशील देशों के भावी उत्सर्जन में काफ़ी वृद्धि होगी। यह राष्ट्रों के भीतर जलवायु अन्याय का समाधान नहीं करता है। नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश की सहायता से रोजगार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा गरीबी आदि समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आगे की राह बताया गया है। इसमें आगे की राह है विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पर चर्चा पर्याप्त संसाधन प्रदान करने पर केंद्रित होनी चाहिए। विकासशील देशों का कम कार्बन आधारित विकास पथ की ओर संक्रमण सुविधाजनक बनाने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी दोनों का हस्तांतरण आवश्यक है। दक्षिण सहयोग, भारत जैसे विकासशील देशों की तकनीकी तथा हस्तांतरण आवश्यक है। दक्षिण सहयोग भारत जैसे विकासशील देशों की तकनीकी तथा आर्थिक रूप से हरित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आगे देखें। अब है क्या, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ रहा है वो जानने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक नज़र में हम देखते हैं। जलवायु और पर्यावरण, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग में 1850 से 1900 से वर्ष 2010 से 2019 तक मानव जनित वैश्विक सतही तापमान में 1.07 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। समुद्र की तुलना में भूमि पर अधिक तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है। क्रायोस्फीयर वर्ष 1979 से 88 और 2010 से 2019 के बीच आर्कटिक पर समुद्री हिम का क्षेत्र 10% मार्च में जो बताया गया था 10% से 40% सितंबर तक में घट गया है। 1950 के दशक से ग्लेशियरों का वैश्विक रूप से सिकुड़ जाना पिछले 2000 वर्षों में अभूतपूर्व है। महासागर वर्ष 1901 और वर्ष 2018 के बीच वैश्विक औसतन समुद्री जल स्तर में 0.20 मीटर की वृद्धि हुई है। अब देखिए अस्थायी परिवर्तन के खतरे, नो टिपिंग पॉइंट कहाँ कहाँ बताया गया है। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, ऐसे सब सारे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है। टिपिंग पॉइंट में ये सीमाएं जहाँ से एक छोटा सा परिवर्तन भी पृथ्वी की प्रणाली को अकस्मात और अपरिवर्तनीय बदलाव की ओर धकेल सकता है। वैश्विक स्तर पर नो टिपिंग पॉइंट है जहाँ पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पृथ्वी प्रणाली के उस हिस्से को अत्यधिक या अपूरणीय क्षति पहुँचा सकता है। जैव विविधता पर प्रभाव, पौधों और जानवरों में बीमारी एवं सामूहिक मृत्यु दर में वृद्धि, प्रजातियों का ध्रुवों की ओर विस्थापन, जलवायु परिवर्तन के कारक स्थानीय आबादी का विलुप्त होना, मनुष्यों का प्रभाव, खाद्य और जल सुरक्षा में कमी,
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, जैसे गर्मी से संबंधित बीमारियां, जल जनित व वाहन जनित रोग आदि। चरम जलवायुवीय घटनाओं के कारण आर्थिक नुकसान होता है। साथ ही कृषि और वानिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर भी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देते हैं। बाह्य श्रम उत्पादकता, कृषि उत्पादकता आदि भी प्रभावित होती है। विस्थापन एवं अन्य मानवीय संगठनों में वृद्धि। चलिए चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। सुभेद वर्गों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वनरेबल सेक्शंस। महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से अनुमान लगाया है कि जलवायु परिवर्तन से विस्थापित होने वाले लोगों में 80% महिलाएं हैं। जलवायु परिवर्तन से जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वो महिलाएं होती है। संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा बताता है कि 80% महिलाएं इससे प्रभावित होती है जलवायु परिवर्तन से। क्यों होती भाई, इसके लिए क्या दिक्कत है, क्यों होती आखिर महिलाएं प्रभावित, उसके लिए मैं आगे जानते हैं। जलवायु परिवर्तन के असंगत प्रभाव। आजीविका पर अधिक निर्भर होने के कारण महिलाओं को जलवायु परिवर्तन से खतरा हो सकता है। मौसम से संबंधित नुकसान की क्षतिपूर्ति, अनुकूलन प्रौद्योगिकियों, शिक्षा आदि के लिए वित्त पोषण का अभाव। सामाजिक मानदंडों के कारण महिलाओं की सीमित आवाजाही और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चरम मौसम की घटनाओं के प्रति सुवेदता तथा जोखिम अधिक होता है। आपदाओं के विरुद्ध लैंगिक रूप से संवेदनशील योजनाओं का अभाव। आपदाओं के विरुद्ध लैंगिक रूप से संवेदनशील योजनाओं का अभाव है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है। सीमित संसाधनों आदि के दबाव के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है। जलवायु कार्रवाई में भूमिका। इसमें क्या क्या भूमिका है, किसकी भूमिका है, जलवायु कार्रवाई में भूमिका किसकी है उसके बारे में जानते हैं। जलवायु कार्रवाई में महिलाओं की ज़रूरतों, दृष्टिकोण और विचारों को शामिल करके जलवायु न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। जलवायु कार्रवाई रणनीतियों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया जा सकता है। महिला कृषि श्रम बल की मदद से संधारणीय कृषि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सामाजिक प्रतिक्रियाओं में महिलाएं और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करती है। साथ ही ये आपदाओं से अपने परिवारों को जल्दी से उबारने में भी योगदान देती है। स्थानीय स्तर के महिला संगठनों के माध्यम से जलवायु निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे महिला संगठन, मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके माध्यम से भी इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। आगे की राह क्या है। जलवायु कार्रवाई नीतियों के निर्माण के दौरान समन और अनुकूलन कार्यों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए। इसके लिए नीतियों में निम्नलिखित विशेषताओं को शामिल किया जाना चाहिए। लैंगिक जागरूकता। नीतियों से जुड़े शोध में स्थानीय महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। लैंगिक संवेदनशीलता। परियोजना को डिजाइन करते समय लैंगिक आधार पर लेखांकन किया जाना चाहिए। लैंगिक रूप से प्रतिक्रियाशील नीतियों का स्थानीय महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। लैंगिक रूप से परिवर्तनकारी नीतियों को समाज में लैंगिक समानता लाने में योगदान करना चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं। बच्चों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए उसके बारे में देखते हैं एक नज़र में। जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको बताना चाहेंगे, जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ता है। वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है इसमें, विश्व स्तर पर अनुमानित 7 में से 1 बच्चा, कितना, 7 में से 1 बच्चा 7 में से 1 बच्चा कुल 330 मिलियन बच्चे कम से कम 5 प्रमुख जलवायु और मानसिक खतरों, आघात एवं तनावों के संपर्क में हैं। वर्ष 2020 में मौसम संबंधी घटनाओं के कारण लगभग 10 मिलियन बच्चे विस्थापित हुए थे। 33 देशों में रहने वाले लगभग 1 बिलियन बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के उच्च जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कितना, 33 देशों में रहने वाले बच्चों, 1 बिलियन से अधिक, 1 बिलियन बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के उच्च जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु संकट के प्रभाव का अत्यधिक जोखिम है। जलवायु परिवर्तन के विषम प्रभाव। बच्चे भौतिक रूप से, शारीरिक दृष्टि से और भावनात्मक रूप से वयस्कों की तुलना में जलवायु व पर्यावरणीय आघातों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। जलवायु परिवर्तन से विस्थापित हुए बच्चों से संबंधित मुद्दे दुर्व्यवहार हो, जैसे जलवायु परिवर्तन से बच्चे विस्थापित एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या क्या समस्याओं उन लोगों को झेलना पड़ता है। जैसे दुर्व्यवहार हो गया, कहीं और दूसरे स्थान पर जाने पर उसको दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। तस्करी हो गया, बच्चे की तस्करी की जाती है, शोषण आदि के रूप में मौजूदा जोखिम है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह आदि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा का अभाव होने लगता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चों को जिन विशिष्ट जोखिमों का सामना करना पड़ता है उन्हें जलवायु नीतियाँ अक्सर संबोधित नहीं करती है। जलवायु और पर्यावरणीय ह्रास के कारण किसी भी तरह के अभाव के परिणाम स्वरूप बच्चे कम आयु में ही जीवन भर के लिए अवसर से वंचित हो सकते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलें क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। यूनिसेफ जैसे हो गया, यूनिसेफ अधिकतर बच्चों के लिए काम करता है, इसके बारे में। गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी सब में भी यूनिसेफ बहुत मदद करता है। हाल ही में यूनिसेफ प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बच्चों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किए हैं। यूनिसेफ द्वारा चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स शुरू किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रति बच्चों के संपर्क और सुविधा का पहला व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आगे की अगर राह देखा जाए तो आगे की राह में आपको बताया गया है बाल अधिकारों पर अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के आधार पर बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी रक्षा करने के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जमीनी स्तर के आकलन के माध्यम से खतरों के प्रति बच्चों की सुविधा को समझने की आवश्यकता है। निम्नलिखित माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। ये कौन कौन है जिसे मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है? जलवायु शिक्षा के माध्यम से जागरूकता प्रदान करना और हरित कौशल विकसित करना, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना,
जलवायु परिवर्तन के प्रति बच्चों के जोखिम और संवेदनशीलता के सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के आधार पर सामाजिक सेवाओं के अनुकूलन और लचीलेपन में अधिकाधिक निवेश किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल निवासियों पर। आखिर मूल निवासी जो जहाँ लोग स्थानीय स्थानों पर जहाँ पर लोग रह रहे हैं उसको किन किन परेशानियों से का सामना करना पड़ता है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ता है। जहाँ अत्यधिक या कम जलवायु परिवर्तन है वैसे स्थान पर लोगों को किस प्रकार से समस्याएं होती है जलवायु परिवर्तन से, उसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ मूल निवासी हो, देशज लोगों पर प्रभाव एक नज़र में देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जलवायु संबंधी विस्थापन के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक पूंजी, खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति आदि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि, जल और जीवन को होने वाली क्षति परंपरागत ज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। प्रणालीगत भेदभाव के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि हुई है। जलवायु कार्रवाई और नीतियों से संबंधित मुद्दे। अनुकूलन हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों और तकनीकी क्षमता के हस्तांतरण की कमी है। जलवायु शमन उपायों के देशज समुदायों के लिए अवांछनीय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकते हैं। समर्पित शोध का भी अभाव है। इसमें आगे की राह बताया गया है। अनुकूलन और शमन प्रयासों को अन्य ऐसी रणनीतियों के साथ एकीकृत करना जो स्वदेशी समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आपदा की तैयारी, भूमि उपयोग योजना, पर्यावरण संरक्षण आदि। सरकार को निर्माणकारी पहलों को स्वदेशी लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। भूमि और संसाधन अधिकारों की पूर्ण मान्यता सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण में एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। देशज समुदायों के बीच अनुकूलन के लिए वित्त पोषण का विस्तार करना और क्षमता निर्माण तंत्र बनाना चाहिए। जैसे शरणार्थियों और प्रवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का, उसके बारे में जानते हैं। शरणार्थियों और या प्रवासियों पर प्रभाव। जलवायु संकट के कारण वर्ष 2050 तक 1.2 अरब लोग विस्थापित हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा बोला गया है। कितना लोग 2050 तक 1.2 अरब लोग विस्थापित होने की संभावना है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये बताया गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स, नॉनसेन इनिशिएटिव, प्रोटेक्शन एजेंडा फॉर क्रॉस बॉर्डर डिस्प्लेस्ड पर्सन्स 2015। शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा UNHRC 2016। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो प्रवासन को बढ़ावा देती है। जल संकट हो गया, कम फसल उत्पादकता हो गया, समुद्र के स्तर में वृद्धि और तूफान में वृद्धि आदि जैसे धीमे प्रभाव। अत्यधिक गर्मी, चरम जलवायु घटनाओं, भूमि क्षरण आदि के कारण कुछ क्षेत्र निवास के हेतु अयोग्य होते जा रहे हैं। जलवायु शरणार्थी मुद्दे से निपटने में बाधाएं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो बाधाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जैसे वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय में मान्यता की कमी। जलवायु प्रवासन मुख्य रूप से आंतरिक होता है। जलवायु परिवर्तन के धीमे प्रभावों से पीड़ितों की पहचान करना कठिन है। पर्यावरण या जलवायुवीय कारकों को अलग करना कठिन है। इससे उन प्रवासियों के पीछे छूट जाने का खतरा
है जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है। दुनिया भर में बढ़ती विदेशियों के प्रति विकर्षण या घृणा की प्रवृत्तियाँ। आगे की राह इसमें बताया गया है। जलवायु प्रवासन विकास और जलवायु योजना को एकीकृत करना, जलवायु शरणार्थियों की पहचान और उनकी सहायता के तरीकों पर एक वैचारिक ढांचा विकसित करना, साक्ष्य आधारित अनुसंधान मॉडल और परामर्श आदि की सहायता से जलवायु प्रभाव के कारणों को समझने का प्रयास करना, कानून और उपायों के मौजूदा मानवीय निकायों के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना। ये सब सारे चीज़ें आगे की राह बताई गई इसमें। चलिए आगे टॉपिक पढ़ते हैं। लघु द्वीपीय विकासशील देशों पर। लघु द्वीपीय विकासशील देशों पर प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में देखा जाता है। साइट्स के लिए पहले साइट्स के समय जलवायु परिवर्तन से संबंधित विशेष चुनौतियों को पहली बार रियो घोषणा पत्र में मान्यता दी गई थी। इस घोषणा पत्र को वर्ष 1992 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में जारी किया गया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और साइट्स के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स लॉन्च किया है। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एक्सीलरेटेड मॉडलिटीज ऑफ एक्शन समूवा पाथवे। यूएनएफसीसी के समूह वार्ता के लिए अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का गठबंधन है। देखिए साइट्स में जो है, साइट्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्गीकृत 39 विकासशील द्वीपीय देशों का एक विशेष समूह है। कितने देश हैं? 39 देश है। साइट्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्गीकृत है। इसमें 39 विकासशील द्वीपीय देशों का एक विशेष समूह है। भौगोलिक रूप से अधिकांश साइट्स कैरिबियन, प्रशांत और अटलांटिक, हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है। वर्तमान स्थिति। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में साइट्स का संयुक्त योगदान लगभग 1% है। वर्ष 2019 में साइट्स को कुल जलवायु विद का 5% से भी कम प्राप्त हुआ था। साइट्स की संवेदनशीलता को बढ़ाने वाले कारक। साइट्स की संवेदनशीलता को बढ़ाने वाले कारक छोटे भूमि क्षेत्र। एक तो छोटी भूमि क्षेत्र है, भौगोलिक अलगाव है, निचले तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का उच्च अनुपात, जल मौसम संबंधी कई खतरों के प्रति संवेदनशीलता आदि, कमजोर अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर, सीमित राजस्व आधार को जो मत्स्य पालन, पर्यटन आदि जैसे अत्यधिक कमजोर क्षेत्रों पर टिका होता है। साइट्स की सहायता पर निर्भरता। जलवायु वित्त प्राप्त करने में चुनौतियां जैसे पात्रता मानदंड, जटिल आवश्यकताएं, अनुकूलन पर कम ध्यान, संस्थागत और नीतिगत बाधाएं आदि। विशिष्ट चुनौतियां सीमित मीठा जल, कम मानव संसाधन, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए अपर्याप्त निर्भरता आदि। आगे की राह जो इसमें बताया गया, प्रभावित चेतावनी प्रणालियों जैसे आपदा जोखिम शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करना, अर्थव्यवस्था को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देना और कम कार्बन वाले रोजगार पैदा करना। तटों की रक्षा के लिए प्रवाल भित्तियों जैसे प्राकृतिक समुद्री संसाधनों का उत्पन्न करना। पेरिस समझौते की सहायता से साइट्स को क्षति और नुकसान की प्रतिपूर्ति। नॉन मेसिव वित्तपोषण साधन जैसे ब्लू और ग्रीन बॉन्ड्स, मिश्रित वित्तपोषण, प्रकृति के संरक्षण उपायों के हेतु ऋण आदि।